नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो परीक्षा आप लोग की हुई थी 7 सितंबर 2025 को। उस परीक्षा में जो सभी 100 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 100 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। ये आपका क्वेश्चन जो पेपर है, ये आपका 7 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। सेकंड शिफ्ट का शिफ्ट सेकंड में ये पेपर हुआ था। शिफ्ट वन में जो पेपर हुआ था 7 सितंबर को, वो शिफ्ट वन वाला पूरा पेपर सॉल्व करके ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर चेक करिएगा। बाकी आज हम लोग शुरू करते हैं इस सेकंड शिफ्ट वाले पेपर को, जो पेट की परीक्षा हुई थी 2025 में। उसके सभी 100 क्वेश्चन को हल करते हैं, और वो भी ऑफिशियल आंसर की जो आयोग के द्वारा बताई गई है, उस ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्यात्मक तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नवीं पंचवर्षीय योजना डैश 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 पर केंद्रित थी। दोस्तों एक बात बताते हैं आपको कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में जो है क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें ऑप्शन 5 दिए होते हैं, ए बी सी डी और ई। ज़्यादातर क्या होता है ना कि पेपर में 4 ही ऑप्शन आते हैं एमसीक्यू में, लेकिन पेट की परीक्षा में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि नवीं पंचवर्षीय योजना डैश किस पर केंद्रित थी। तो यहाँ पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि भारत में नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी प्राप्त करना था। और यह योजना भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू की गई थी, और इसमें गरीबी उन्मूलन और कृषि विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका कौन इसमें? अभय। ऑप्शन नंबर डी अभय छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न को अगर क्रम के अनुसार हम देखेंगे तो विनय क्या हो रहा है, विनय हंसिका से बड़ा है, हंसिका अभय से बड़ी है, आलोक अशोक से बड़ा है, अशोक विनय से बड़ा है। तो इन सभी को अगर एक साथ मिलाएंगे तो सबसे छोटा लास्ट में आपका अभय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी। क्योंकि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और जलवायु अनुकूलन का समर्थन करने के लिए इस $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 49। क्योंकि 50 में से यहाँ पे आप देखेंगे 50 में से आपको एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 49। तो इनके बीच कुल जो है वो 49 पूर्ण संख्याएं होंगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 49 करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न पूछा गया है GATT यानी GATT गैट का तात्पर्य से है। इसका तात्पर्य किससे है? इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्योंकि देखिए GATT एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था, जिसे 1947 में देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और टैरिफ कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। बाद में 1995 में इसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर से जो प्रश्न शुरू हो रहा है, 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक, उस प्रश्न में आपको इस तालिका जो आपका DI दिया गया है, इस चार्ट के हिसाब से आपको आंसर बताने हैं। तो यहाँ नीचे दी गई तालिका एक घंटे में 6 इकाइयों PQRST और U के द्वारा सर्ट कंपनी के उत्पादन को दर्शाती है। तालिका देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ आप तालिका देख पा रहे हैं, यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है आपका उत्पादन इकाई, कुल शर्ट और काले और सफेद।
तो यहाँ पी जो है 5225 शर्ट हैं, काले रंग के 10 हैं और 9 जो शर्ट हैं वो सफ़ेद रंग के हैं। ऐसे ही क्यू है, आर है, एस है, टी है और यू है। अब ये इकाइयाँ केवल 2 रंगों अर्थात काले और सफ़ेद शर्ट में बांटी गई हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे 6 नंबर पे आपका यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि इकाई यू में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ कम की बात अगर करेंगे तो यहाँ देखिए इकाई जो दिया था पी क्यू आर एस टी यू में शर्ट काले और सफ़ेद के उत्पादन को दर्शाती है। तो यहाँ पे काले और सफ़ेद की अगर बात की जाएगी तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30%, क्योंकि यू के सफ़ेद शर्ट कितने हैं, यू के सफ़ेद शर्ट हैं आपके 1925 शर्ट हैं और पी के जो यू के सफ़ेद शर्ट हैं ये और पी के 2750 हैं काले शर्ट। अब इसमें प्रतिशत में कमी की बात करेंगे, इसका अंतर क्या हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा आपका 2750 माइनस कर देंगे 1925, तो ये हो जाएगा आपका 825। अब प्रतिशत निकालने के लिए 825 में हम 2750 से भाग दे देंगे और गुणे हम कर देंगे 100, तो ये आपका आ जाएगा 30%। यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 7वां प्रश्न बता रहा है कि किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यस। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों रंगों के शर्टों का जो अंतर है इसमें आप देख पा रहे हैं पी जो है पी में 275 है, पी में क्या हो जाएगा 275, क्यू में क्या हो जाएगा 900। इसी तरीके से आर एस टी यू में भी निकलता है, तो इसमें यस का सब अंतर जो है यस का अंतर जो है वो आपका 2500, यस का जो अंतर है ये आपका है 2025। तो यही जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 8वां क्वेश्चन है कि इकाइयों Q और U द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों P और Q के द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या से अनुपात क्या होगा। यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हैं काले और सफ़ेद शर्टों का अनुपात। तो यहाँ 8 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 101 संबंधे 72। देखिए इसमें Q और U के काले शर्ट जो है किस प्रकार हैं, Q और U, इसमें काले जो शर्ट है ये 9% है और U में जो है 11% है। तो Q और U के काले शर्टों का अगर अनुपात देखेंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 2025 और ये हो जाएगा आपका 3025। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50-50। अब P और Q के जो सफ़ेद शर्ट हैं वो हो जाएंगे आपके लगभग 3600। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 50-50 संबंधे 3600 बराबर हो जाएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 505 संबंधे 360 और इसको और छोटा करेंगे तो 101 संबंधे 72। यही आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 9 नंबर पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इकाई क्यू आर और एस में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या होगी। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1850। कैसे होगा, देखिए इसमें जो है क्यू आर एस के जो काले शर्ट हैं, काले रंग के जो शर्ट हैं उसका योग अगर करेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2025 प्लस 2625 प्लस 900। तो क्यू आर एस के काले रंग के शर्ट की अगर संख्या जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5550। अब इसका औसत निकालेंगे तो 5550, चूंकि तीन शर्ट है क्यू आर एस, 5550 में 3 से भाग दे देंगे तो 1850। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि इकाई एस और टी के द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई एस और टी के द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 800/29%। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे यस और टी के जो काले शर्ट हैं, यस और टी के काले शर्ट की संख्या अगर देखेंगे तो आपका यस का है 900 शर्ट और टी का है 1500 शर्ट काले रंग का। दोनों को जोड़ देंगे
तो ये आपका हो जाएगा 15×9 = 2400 शॉर्ट हो जाएगा। अब यस और टी के कुल शॉर्ट कितने हैं, तो कुल शॉर्ट हो जाएंगे 3825 प्लस 4875, तो ये हो जाएगा आपका 8700 शॉर्ट हो जाएंगे टोटल। अब इसका प्रतिशत हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 2400 बटे 8700 गुणे 100। जब इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 800 बटे 29%। यही आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न है, मंत्री के द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ 11 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरकारी विधेयक। क्योंकि गवर्नमेंट बिल या सरकारी विधेयक, क्योंकि संसद में यदि कोई विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। यदि इसे मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे निजी सदस्य विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है कि जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थकर हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 तीर्थकर हैं। क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने गए हैं। पहले तीर्थकर भगवान ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ जिनको कहा जाता था वो थे, और 24वें और अंतिम तीर्थकर थे भगवान महावीर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो ये मिला था संदीप सांगवान को। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संदीप सांगवान। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों यानी कि कोच को, जो कोच होते हैं उनको उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और 2024 में हॉकी के क्षेत्र में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है संदीप सांगवान को उनके रेगुलर कैटेगरी में नियमित श्रेणी में दिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14। 14वां प्रश्न पूछा गया है कि सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक पेड़ों के कारण ही इसका नाम सुंदरवन पड़ा था। नेक्स्ट आगे 15वां प्रश्न है कि 2024 में वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। क्योंकि वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट पृथ्वी के जल चक्र और जल संसाधनों की स्थिति का आकलन करती है। और वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट का मुख्य नेतृत्व द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ANU। आगे 16वां प्रश्न है कि 0.012 का प्रतिशत रूप क्या है। इसका प्रतिशत रूप हो जाएगा आपका 12%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्योंकि 0.12 गुणे 100 जब करेंगे तो ये आपका आएगा 12%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। आगे 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करिए। सर्वथा भिन्न सबसे अलग कौन सा है, तो अंगूर सबसे अलग हो जाएगा। क्योंकि लिली, कमल और गुलाब ये तीनों क्या हैं, फूलों की प्रजातियां हैं, जबकि अंगूर जो है वो एक फल है। तो यही सबसे भिन्न होगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे 18वां क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है। तो नॉर्वे की राजधानी है आपका ओस्लो। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी ओस्लो है और यहाँ शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। आगे 19वां प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के पास बैठना। उपनिषद शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप मतलब कि समीप या पास, नी मतलब नीचे, और पद मतलब बैठना। इसका अर्थ है गुरु के समीप ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्वक बैठना, उसी को उपनिषद कहते हैं। आगे 20वां प्रश्न है, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM कब प्रक्षेपित किया गया था।
तो ये किया गया था आपका 2013 में। भारत का पहला मंगल अभियान मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया था 2013 में। आगे 21वां प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वे थी ऑप्शन नंबर डी, शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। क्योंकि स्वतंत्रता और विभाजन के तुरंत बाद 1951 में भारत भारी संख्या में आए शरणार्थियों के पुनर्वास, कृषि के पिछड़ेपन के कारण भोजन की कमी और लगातार बढ़ती महंगाई, मुद्रास्फीति जैसी विकट समस्याओं से जूझ रहा था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22वां प्रश्न है, मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है रिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिंग कहते हैं। मुक्केबाजी बॉक्सिंग जिस वर्गाकार क्षेत्र में खेली जाती है उसे रिंग कहा जाता है और ये चारों तरफ से रस्सियों से घिरा होता है। 23वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्तर पर खोजी गई थी? तो ये खोजा गया था आपका कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कांसे यानी कि ब्रॉन्ज से बनी प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ था। आगे 24वां प्रश्न है, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये करता है आपका प्यूपिल। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। आंख की पुतली जिसको प्यूपिल बोलते हैं, तो आंख की पुतली जो है वो आंख के मध्य में एक छिद्र होता है जो सिकुड़ करके और फैल करके आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रोशनी में यह सिकुड़ जाती है और अंधेरे में फैल जाती है, तो इसको प्यूपिल बोलते हैं, आंख की पुतली बोलते हैं। आगे 25वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका अटाकामा। ऑप्शन नंबर ए। अटाकामा दक्षिण अमेरिका के चिली देश में, कहाँ पे है ये अटाकामा? तो ये दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित अटाकामा रेगिस्तान को पृथ्वी का सबसे शुष्क यानी कि सबसे ड्राइएस्ट गैर ध्रुवीय स्थान माना जाता है, जहां मतलब कि दशकों तक कईयों साल तक जो है वो बारिश की एक बूंद भी वहां पे नहीं गिरी है। आगे 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में बालिकाओं के अधिकारों और उनके प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो अन्य संख्याएं ज्ञात करिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24। कैसे सही होगा? देखिए यहाँ पे इसका सीधा जो फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब इसके हिसाब से 30 गुणे दूसरी संख्या बराबर 120 गुणे 6, वहीं फिर 30 गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 720। अब दूसरी संख्या बराबर 720 बट्टे 30 बराबर हो जाएगा, काटेंगे तो 24। यही आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 टोकरियां संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। देखिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। त्रि का अर्थ है 3 और पिटक का अर्थ है टोकरी। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को 3 भागों में बांटा गया था। इसमें पहला था आपका सुत्त पिटक, पहला था
सुत पिटक, दूसरा था विनय पिटक, विनय पिटक, तीसरा था अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न पूछा गया है कि 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था ईगा स्वियाटेक, ईगा स्वियाटेक। पोलैंड की खिलाड़ी है ये, पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वियाटेका ने ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाले प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था। आगे 30वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व तो क्या है? जनसंख्या घनत्व तो है ऑप्शन नंबर सी, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब ये होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बसावट से है। इसे आमतौर पर 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है। आगे 31वां प्रश्न, 31वां प्रश्न है, भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्षा जल का अंतः अस्यंदन। देखिए, भूजल पुनर्भरण वह हाइड्रोलॉजिक प्रक्रिया है जिसमें पानी सतह से नीचे गहराई में जाता है। प्रकृति में इसका सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत वर्षा जल का जमीन के अंदर रिसना होता है। आगे 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्योंकि ये तीनों प्रबल अकार्बनिक खनिज अम्ल हैं। जब इनमें पानी की मात्रा 9 के बराबर होता है तो ये सांद्रित यानी कि कंसंट्रेटेड होते हैं, तो ये अत्यधिक संक्षारक हो जाते हैं और ये त्वचा, कपड़ों या धातुओं के संपर्क में आने पर उन्हें तुरंत जला देते हैं या नष्ट कर सकते हैं। आगे अब 33 से लेकर 37 तक 4 प्रश्न जो है ये ग्राफ का अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना। 2011 से 2016 तक एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है करोड़ों रुपया में। देखिए यहाँ पे जो है एक कंपनी का पूरा चार्ट दिया गया है, ये देखिए इसमें आय और व्यय। 2016 में देखिए आय है 500, खर्च है 400 करोड़। 2015 में जो है 750 करोड़ जो है वो आपका व्यय हुआ है, 800 करोड़ कमाया है। इसी तरीके से 2011 में 450 करोड़ खर्च किया है और 650 करोड़ कमाया है। तो इसी के हिसाब से इस फोटो में जो इसने दिया है चार्ट में, ग्राफ में, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2011 से 2013 तक कुल आय 2013 से 2015 तक कुल व्यय से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 5/9। इसको जब हल करेंगे तो देखिए 2011 से 2013 तक कुल आय जो है उसको हम पहले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग 1900 करोड़ रुपया, 1900 CR। फिर आपका 2013 से 2015 तक कुल व्यय कितना हुआ है? 1900 करोड़ तो आपका आय है, इनकम है। अब 2013 से 15 तक जो व्यय होगा वो आपका, जब इसको पूरा जोड़ेंगे, खर्च जोड़ेंगे चार्ट में देख करके, तो ये आपका लगभग 2250 करोड़ जो है वो खर्च हुआ है। अब अंतर क्या हो जाएगा, 2250 में से 1900 करोड़ घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 350 करोड़, 350 करोड़। अब इसके परसेंटेज में कमी जो आएगी तो 350 करोड़ से हम भाग दे देंगे 2250 में, तो ये गुणे कर देंगे 100 से, तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा 140/9, यानी कि 15 सही 5/9। ठीक है, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 34वां प्रश्न है, यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी तो 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ों रुपए में कितना हुआ?
तो ये होगा आपका 475 करोड़ रुपया। इसको जब सॉल्व करेंगे ग्राफ के अनुसार तो 2016 में आय कितना हुआ था 500 करोड़ और व्यय कितना हुआ था 400 करोड़, यानी कि 100 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट था, 100 करोड़ का लाभ था। 2017 में नया लाभ कितना होगा, तो 2017 में नया लाभ हो जाएगा आपका 100 करोड़ पहले का और प्लस 25%, तो ये हो जाएगा आपका 125%। 2017 में नई आय जो हुई थी वो आपका हुआ था 500 प्लस 20 यानी कि 600। अब 2017 में व्यय बराबर क्या हो जाएगा आय माइनस लाभ, तो यानी कि घटा देंगे आप 600 में से माइनस 125 कर देंगे तो ये आपका 475 करोड़ रुपया यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कंपनी के द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ करोड़ों रुपए में अर्जित किया गया है। तो बहुत सिंपल है, ग्राफ को देखिए, जोड़ेंगे तो आपको 50 करोड़ लाभ दिखा देगा। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय, आय यानी कि इनकम माइनस खर्च यानी कि स्पेंड। लाभ बराबर आय मैंने आय माइनस व्यय, तो जो लाभ है उसको जोड़ लीजिए, अब व्यय को घटा दीजिए, जो बचेगा वही आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका 50 करोड़ रुपया राइट आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आगे 36वां प्रश्न है कंपनी के द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी के द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत सिंपल है, इस ग्राफ को देखेंगे, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आपका 100% आपका राइट आंसर आ जाएगा, 100% डी। क्योंकि 2015 का जो लाभ था वो आपका 50 करोड़ था, 2016 का लाभ था 100 करोड़, और वृद्धि हुआ था कितना 100 माइनस 50 बराबर 50 करोड़। तो परसेंटेज 50/50 बराबर कितना हो जाएगा 50/50 गुणे 100 बराबर जब काटेंगे तो हो जाएगा आपका 100, यानी कि 100% जो है मुनाफा हुआ था। आगे 37वां प्रश्न है दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ों रुपए में क्या था। तो यहाँ हो जाएगा आपका 116.66%। क्योंकि देखिए इसमें विषम वर्ष पूछ रहा है कि यानी कि 2011, 2013 और 2015। तो 11 में कितना हुआ था 200 हुआ था, 13 में हुआ था 100 और 15 में हुआ था 50। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 200, 300, 350। अब कुल लाभ 350 है, तो 350 का औसत निकालने के लिए 350 में 3 से भाग दे देंगे तो ये आपका 116.66, यही आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे आ जाएगा। आगे 38वां प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता क्या होती है। तो ये होता है आपका तापमान में वृद्धि। क्योंकि जब बिना बुझे चूने यानी कि CaO, बिना बुझा हुआ चूना CaO को जब हम पानी में यानी कि H2O में मिलाया जाता है तो ये तेजी से प्रतिक्रिया करके बुझा हुआ चूना जो है वो आपका हो जाता है CaOH2 बनाता है। और यह क्या है एक ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें भारी मात्रा में ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है और बर्तन का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे तापमान में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। आगे 39वां प्रश्न है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका पुष्यगुप्त को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पुष्यगुप्त। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में कृषि की सिंचाई के लिए ऐतिहासिक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इस तथ्य की पुष्टि 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 40वां प्रश्न है कि एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 2/3/4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी 3/3/4। क्योंकि आयत की परिधि क्या होती है, आयत की जो परिधि होती है, आयत की परिधि परिधि बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 13/2 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है
तो 2 यानी कि 3/4 सेंटीमीटर का मतलब हो गया आपका 2.75 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, लंबाई माइनस चौड़ाई, जब घटाएंगे तो ये आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे 41वां प्रश्न है, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, क्योंकि भारत में मजदूरी रोजगार वेज एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी परियोजनाओं को मिलाकर सितंबर 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY की शुरुआत की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे 42वां प्रश्न है, 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपका गांधीनगर, गुजरात में। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा सुशासन के विभिन्न पहलुओं और डिजिटल नवाचारों पर चर्चा करने के लिए यह राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर, गुजरात। आगे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका नेपाल में। क्योंकि दक्षिण एशियाई खेल साउथ एशियन गेम्स का सबसे पहला संस्करण 1984 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था, और यह दक्षिण एशियाई देशों के बीच एक प्रमुख द्विवार्षिक बहुखेल आयोजन था। आगे 44वां प्रश्न है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर आपका सी। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय, यानी कि 1947 फरवरी 1947 से अगस्त 1947 तक थे, और उन्होंने ही सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की थी। वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। आगे 45 से लेकर के 49 तक का जो प्रश्न है वो आपका इस गद्यांश से है। गद्यांश हिंदी में जो पूछा गया था कि हिंदी साहित्य में ग्रामांचलिकता की प्रवृत्ति स्वतंत्रता काल में पनप उठी है। महात्मा गांधी जी के देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचिकल साहित्य का आंदोलन शुरू हुआ। ग्रामीण लोगों को प्रबोधन करके उनमें चेतना जगाने का काम ग्रामांचिकल लेखकों ने किया। तो अब इस गद्यांश में जो ये पूरा गद्यांश दिया गया था पढ़ेंगे, तो इस गद्यांश के ऊपर अब यहाँ पे 45 नंबर पर प्रश्न पूछा गया था कि किस उपन्यासकार के द्वारा लिखा गया कि पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो ये था आपका फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। इस गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हिंदी साहित्य में आंचलिकता के उन्नायक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट आगे 46वां प्रश्न है कि किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं? तो ये होता है आपका मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस गद्यांश में दिया गया है कि ग्रामीण जीवन को सही अर्थ में मुखरित करने का प्रयास प्रेमचंद ने किया, और पैराग्राफ की लाइन में लिखा गया है कि प्रेमचंद के रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के दर्शन जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 47वां प्रश्न है, किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया? तो ये महात्मा गांधी ने, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश की बिल्कुल शुरुआती लाइन में ही यह जानकारी दी गई है कि महात्मा गांधी जी के देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू हुआ। आगे 48वां प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखित 1925
उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं, तो ये होता है आपका देहाती दुनिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में शिवपूजन सहाय के कार्य का जिक्र करते हुए साफ तौर पर लिखा गया है कि शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया 1925 में आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं। आगे 49 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामांचल साहित्य का प्रारंभ सन डैश डैश के पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ, तो ये हुआ था आपका 1950। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश के दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत में ही इसका उत्तर दिया गया है कि ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन 1950 के अधिक गति से शुरू हुआ था। आगे अब 50 से लेकर के 54 तक के जो प्रश्न हैं वो भी आपके इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। तो ये गद्यांश था कि आज हिंदी भाषा जिस रूप में बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक भाषा रूप है। इसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी से मिलता है। तो इस तरीके से पूरा गद्यांश यहाँ तक दिया गया है। और अब इस गद्यांश के ऊपर आपका 50 नंबर पर प्रश्न पूछा गया था कि किस सन में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब तक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये कौन था? 1949। दूसरे गद्यांश में खड़ी बोली हिंदी भाषा के विकास के अंतिम पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सन 1949 ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब तक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था। आगे 51 नंबर पर अगला प्रश्न है कि संसार में अंग्रेजी व किस भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है आपका चीनी। ऑप्शन नंबर डी। इस गद्यांश के तीसरे पैराग्राफ की शुरुआत में यह स्पष्ट से लिखा गया है कि संसार में अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है पूरे दुनिया में। ठीक है। आगे 52 नंबर पर अगला प्रश्न है कि मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ है? तो ये हुआ है आपका 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश की पहली ही लाइन में दिया गया है कि खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। आगे 53 नंबर पर अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा के सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? तो ये किया गया था आपका विद्यापति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में मध्यकाल की भाषाओं का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि ब्रजभाषा को सूरदास ने, अवधी को तुलसीदास ने और मैथिली को विद्यापति ने सिंचित और पल्लवित किया था। ठीक है। आगे अब 54 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? तो ये किया था आपका अमीर खुसरो ने। गद्यांश के पहले पैराग्राफ में इसका उल्लेख है कि किंतु 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो ने पहली बार खड़ी बोली में कविता की रचना किया था। तो अमीर खुसरो करेक्ट हो जाएगा। आगे 55 नंबर पर अगला प्रश्न है कि नाच तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये होगा आपका नृत्य। नृत्य, क्योंकि नाच एक अशुद्ध या ग्रामिक तद्भव रूप है, जबकि इसका शुद्ध संस्कृत होता है नृत्य। आगे 56 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अनुकरणीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुकरणीय। क्योंकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो चीज या व्यक्ति ऐसा हो कि उसकी नकल या अनुकरण की जा सके या उसे आदर्श माना जा सके तो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। आगे 57 और अगला प्रश्न है कि इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट को शुद्ध हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्जाल, जिसका अर्थ होता है दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक विशाल नेटवर्क या जाल। आगे 58 कह रहा है कि आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से इसके सही शब्द का चयन करिए। तो सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आविष्कार होता है, जिसका अर्थ है कोई नई चीज खोजना या बनाना। आगे 59 में अगला प्रश्न है कि अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो अभिनेत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अभिनय करने वाले पुरुष को अभिनेता कहते हैं और महिला को अभिनेत्री कहा जाता है। आगे
60 नंबर पहला प्रश्न है, डैश रीट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और उसे इस तरह के किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो यह आपका परमादेश बोलते हैं, उसको उसको परमादेश बोलते हैं। क्योंकि जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या सरकार अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने से मना कर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे ऐसा करने का आदेश देने के लिए परमादेश हम आदेश देते हैं कि रीट जारी करता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 61 नंबर अगला प्रश्न है कि लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। आगे 62 में अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 63वां अगला प्रश्न है, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है फैलाव। क्या? फैलाव। जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 घटक रंगों विविगोर में बट जाता है और भौतिक में इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण या फैलाव कहा जाता है। आगे 54वां अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया? तो ये किया था गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर आपका बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम जीएमसी ने पर्यावरण के अनुकूलन जैसे कि जल शोधन संयंत्र परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। 65 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकाठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है? ये कहता है आपका वाव थराद। वाव थराद। प्रशासनिक सुविधा और विकास कार्यों को गति देने के लिए गुजरात सरकार ने बनासकाठा जिले का पुनर्गठन करके वाव थराद नाम से एक नए जिले का निर्माण किया था। आगे 66 नंबर पर अगला प्रश्न है कि का, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन केएपीएस भारत का एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित है। कहाँ है? सूरत में। आगे 67 कह रहा है कि यदि एक 1 स्क्वायर बराबर 1, 11 स्क्वायर बराबर 121 और 111 का स्क्वायर कितना होगा? तो यहाँ दोस्तों बहुत सिंपल है, 12, 123, 21। क्योंकि एक का वर्ग 1 होता है, 11 का जो होता है आपका वो गिनती 2 तक की गई है तो वो आपका 1 से 21 रहेगा। अब वहीं 1 से 11 का जो वर्ग करेंगे तो गिनती 3 तक गई है और फिर वापस 2, 1, 3। यहाँ पे इसको निकालने का सूत्र बहुत सिंपल है। 11 का निकालना है तो आपका 121 और 3 तक जाएगा, यानी कि उसका 1, 2, 3 और फिर 2, 1। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। 68 एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकेंड में जूल में उत्पादित ऊर्जा का गणना करिए। ये हो जाएगा आपका 1250। क्योंकि इसका सूत्र होता है, हीट का सूत्र होता है H बराबर V स्क्वायर गुणे T बटे R। ये इसका सूत्र होता है हीट का। ठीक है, तो यहाँ वोल्ट कितना दिया है? 250। 250 आर कितना दिया? प्रतिरोध 500। समय कितना दिया है? 10 सेकेंड। तो इसको बहुत सिंपल है, आराम से इस पर मान रख देंगे। 250 गुणे 250 गुणे 10 बटे 500 काट देंगे, आपका आ जाएगा 1250 जूल।
69 69 राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सी राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को प्यार और सम्मान से लोग राजा जी कहते थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 70 70 कह रहा है डैश डैश भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। क्योंकि मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य, करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 71 71। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय है वियना में। कहाँ पे? क्योंकि ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है। यद्यपि ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है, फिर भी इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। आगे 72 नंबर अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। आगे 73 नंबर अगला प्रश्न है, उनकी जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। नीचे के पैराग्राफ में 3 अलग अलग दिनों यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को निर्मित बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या दिखाई गई है। तो यहाँ देखिए, सोमवार में निर्मित बैगनी से हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या है 3/4, और निर्मित बैगनी से ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कुल संख्या है 3/2, और निर्मित बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या है 450। और मंगलवार इसी तरीके से बुधवार सब दिया गया है। तो अब इसके आधार पे यहाँ 73वां जो प्रश्न पूछा गया है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 167, क्योंकि तीनों दिन के ग्रे गुब्बारे जो है 100 गुब्बारा था आपका मंडे को, सोमवार को, 160 गुब्बारा बना था आपका ट्यूसडे को, और 240 गुब्बारा बना था आपका बुधवार को, वेडनेसडे को। तीनों को जब जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 500, और 500 को हम 3 से भाग दे देंगे तो ये आपका 166.66 यानी कि 167 करेक्ट हो जाएगा। आगे 74 कह रहा है कि यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है, और गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी रंग के गुब्बारों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा आपका 240, क्योंकि यहाँ पे बुधवार के कुल गुब्बारे की संख्या जोड़ लेंगे, गुरुवार के जितने भी गुब्बारे की संख्या उसको जोड़ लेंगे, और गुरुवार का जो है वो अनुपात निकाल लेंगे, तो बैगनी गुब्बारों की संख्या आपका आ जाएगा 240। 75 नंबर अगला प्रश्न पूछा गया है कि बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 11:5। क्योंकि बुधवार को हरे गुब्बारे जो थे वो आपके 330 थे उत्पादन, सोमवार को जो थे वो आपका बैगनी रंग का गुब्बारा था आपका 150, और इसका अनुपात निकालेंगे 303/150 बराबर, इसको छोटा 30 से काटेंगे तो ये आपका 11/5 आ जाएगा। आगे 76 कह रहा है कि मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 460। क्योंकि यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा 70।
बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 80%, क्योंकि बुधवार को बने ग्रे गुब्बारों की संख्या थी आपकी 240। सोमवार को बने हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों का टोटल योग था आपका 300। अब परसेंटेज निकालने के लिए 240 बटे 300 गुणे हो जाएगा आपका 100, तो बराबर ये आपका 80% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। आगे 78 कह रहा है कि भारत के संविधान की शुरुआत डैश से होती है। तो ये किससे होती है? प्रस्तावना से होती है। भारतीय संविधान की शुरुआत उसकी प्रस्तावना प्रियम्बल से होती है, जो होता है हम भारत के लोग, इस शब्द से शुरू होता है, हम भारत के लोग। 79 कह रहा है कि अगुवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? तो अगुवाड़ा जो है गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। अगुवाड़ा किला 17वीं शताब्दी का एक पुर्तगाली किला है जो गोवा में स्विकेरियम समुद्र तट पर स्थित है, और इसे पुर्तगालियों ने डचों और मराठों के हमलों से बचने के लिए बनाया था। 80 कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माँ। क्योंकि महिला की माँ की इकलौती बेटी वह महिला स्वयं ही है। क्योंकि वह महिला उस आदमी की माँ है, इसलिए वह महिला उस आदमी की माँ लगेगी। 81 कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एच आर ए एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 82 कह रहा है कि 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? ये किया था अशोक चंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए। अशोक चंद्र को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे 83 कह रहा है, अब 83 से लेकर 84 तक का जो क्वेश्चन है वो आपका द जर्नी ऑफ ए रिवर। Rivers begin their journey high in the mountain where melting snow or rain water gathers to from a small stream। तो ये जो है ना पूरा एक पैसेज जो दिया गया है, ये किस तरीके से जो है नदियों की उत्पत्ति होती है उसके हिसाब से ये पूरा गद्यांश था। अब इसमें जो है क्वेश्चन पूछा है 83 में कि हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवॉइडिंग पोल्यूटिंग देम। क्योंकि पैसेज की अंतिम लाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टू प्रोटेक्ट रिवर पीपल मस्ट अवॉइड पोल्यूटिंग देम विथ वेस्ट एंड केमिकल। नदियों को बचाने के लिए लोगों को उन्हें कचरे और रसायनों से प्रदूषित करने से बचाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 84 कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम्स टुगेदर? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दे फ्रॉम अ लार्जर रिवर। क्योंकि दीज स्ट्रीम्स फ्लो डाउन हिल ज्वाइनिंग विथ अदर्स टू बिकम लार्जर रिवर। यानी कि ये जो धाराएं हैं, स्ट्रीम्स हैं, ये धाराएं पहाड़ से नीचे बहती हैं और आपस में जुड़ करके एक बड़ी नदी बनती हैं। 85 का रहा है कि चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम टू द गिवन वर्ड। रिमोट का क्या हो जाएगा? एंटोनिम बिलोम नियर हो जाएगा। नियर, रिमोट का अर्थ होता है दूरस्थ या बहुत दूर, डिस्टेंस, और इसका विलोम होता है एंटोनिम नियर, यानी पास या नजदीक, समीप। नेक्स्ट 86 कह रहा है कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। द स्टेप्स ओल्ड मैन फेल डाउन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स, यानी कि यहाँ पे जंबल में शब्दों को सही क्रम में लगाना है।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हिंदी में अर्थ क्या कि बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से नीचे गिर गया, द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। आगे 87 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर डैश वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग्स आर ऑफ सी। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा इज वर्किंग। वाक्य में एट द मोमेंट इस समय वर्तमान में का प्रयोग हुआ है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, इसलिए सही होगा आपका इज वर्किंग। 88 कह रहा है कि 7:10 पे घड़ियों की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो इसका सुई का कोण होता है आपका 155 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालने का सूत्र होता है 30 आवर माइनस 5.5 मिनट। यानी एच मतलब क्या है आपका घंटा और एम मतलब क्या है मिनट। तो यहाँ पे आप जब इसको निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा एच कितना दिया है, एच बराबर 7 घंटा, मिनट बराबर 10 मिनट। तो हम क्या करेंगे 30 भाग गुणे 7 माइनस 5.5 गुणे 10। अब इसको हल करें 3 7 21, ये हो जाएगा आपका 210 और माइनस 5.5 ये 5 गुणे 10 हो जाएगा आपका 55। यानी कि 210 में से 55 घटा देंगे तो ये आपका 155 डिग्री, यही आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 89 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में डैश के अंतर्गत दी गई है। ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी भी शामिल है। ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 करेक्ट हो जाएगा। 90 कह रहा है कि पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। क्योंकि पुतुल नाच एक पारंपरिक धागा और छड़ी कठपुतली कला है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में प्रचलित है, इसलिए आपका इसमें पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा। आगे 91 कह रहा है कि एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। संघीय मतलब फेडरल प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्र सरकार और उसके घटक राज्यों यानी कि राज्य स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियां स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं। अब यहाँ पे 92 से 96 तक का जो 4 प्रश्न है आपका डीआई से है, ग्राफ से है। नीचे दिए गए बार ग्राफ 5 वर्षों 2021, 2022, 23, 24 और 25 में सिटी मैराथन में पुरुष और महिला प्रतिभागियों की संख्या को दर्शाता है। ये आपका जो है पूरा आपके सामने चार्ट है, ग्राफ है। देखिए पुरुष जो है वो काले रंग में है, महिलाएं जो है सफेद रंग में है। 2021 में ये आपके महिलाएं हैं और ये आपके पुरुष हैं। 22, 23, 24, 25 में से दिया गया है मैराथन में सहभागी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि 92 नंबर पे कि मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है आपका 550 का, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कुल पुरुषों की संख्या जोड़ लेंगे और उसका औसत निकाल लेंगे तो औसत इसका आ जाएगा आपका 1880 और कुल महिला की संख्या जोड़ लेंगे और उसका औसत निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1330। अब 1880 में से 1330 घटा देंगे 550 आपका ही राइट आंसर आ जाएगा, दोनों का अंतर। अगला 93 कह रहा है कि 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2024-25 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है तो ये हो जाएगा आपका 2975, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्योंकि 2024 में कुल प्रतिभागी पुरुष और महिला की संख्या जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3200। फिर 2025 में कुल प्रतिभागियों की संख्या जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3000।
अब इन दोनों वर्षों का अंतर निकाल लेंगे तो ये आपका 3200 प्लस 3000 बटे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका बटे 2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3100। 2026 से 25 की वृद्धि हुई है तो 3100 का 25%, यानी कि 3100 का 25% आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 775 प्लस 3100, 2975। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 94, 94 करेक्ट, किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया? तो जोड़ लेंगे, 2023 में सबसे ज्यादा लोग जो है भाग लिए थे, 2023 में सबसे ज्यादा लोग भाग लिए थे, जोड़ के निकाल लेंगे। 3500 लोग जो है 2023 में भाग सबसे ज्यादा लिए थे। आगे 95, 95 कह रहा है कि 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच का अंतर क्या होगा, लगभग मान ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7.6%। इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे 2021 में कुल प्रतिभागी की संख्या निकालेंगे और इसका औसत निकाल लेंगे। फिर 2023 में कुल प्रतिभागी कितने थे, उसमें पुरुष कितने थे, उसका संख्या निकाल लेंगे। और फिर इसका अंतर निकालने के लिए दोनों के औसत में से माइनस कर देंगे, यानी कि उस पहले का अंतर आएगा 48.57, दूसरे का आएगा 40.98। दोनों को घटा देंगे तो यही आपका 7.59% इसका, यानी कि 7.6% राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे 96 कह रहा था कि 2022, 23, 24 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या 2021, 22, 23 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात ज्ञात करिए। तो यहाँ आपका 41 संबंधे 28 आएगा। क्यों? 22, 23, 24 में पुरुषों का जो औसत है वो जोड़ लेंगे, जोड़ कर घटाएंगे तो 2050 आएगा, 2050। और फिर 21, 22, 23 में महिलाओं का औसत निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1400। अब 2050 संबंधे 1400, तो इसमें 50 से जब इसको भाग देंगे तो ये आपका 41 संबंधे 28 राइट आंसर आ जाएगा। आगे 97, 97 कह रहा है कि छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश था? थाईलैंड था, क्योंकि बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के छठे शिखर सम्मेलन की मेजबानी का जिम्मा थाईलैंड को सौंपा गया था। 98, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका सी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। 99, 99 कह रहा है कि डैश डैश संसद सदस्यों के बीच का आचार संहिता लागू करता है। ये करता है आचार समिति, एथिक्स कमेटी। संसद की आचार समिति यह सुनिश्चित करती है कि संसद के सदस्य एमपी जितने भी हैं वो गरिमापूर्ण आचरण करें, और यह समिति सदस्यों के दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों की जांच करती है और नैतिक नियम लागू करती है। 100 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी और सोहन की आयु से आधी है, श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा सी, सोहन। कैसे? देखिए, इसे हम समीकरण के माध्यम से अगर समझेंगे, देखिए राम बराबर क्या है, राम बराबर श्याम गुणे 2, यानी कि राम श्याम से थोड़ा सा बड़ा है, और राम बराबर सोहन भागा 2, यानी कि इसका मतलब है सोहन राम से भी 2 गुना बड़ा है। तो श्याम से बड़ा है मोहन, तो इस क्रम को जब मिलाएंगे तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा सोहन, सोहन से बड़ा है राम, और राम से बड़ा है श्याम। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? और श्याम से भी बड़ा है आपका मोहन, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सोहन, सोहन सबसे बड़ा है इसमें, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज जो देखा है ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो परीक्षा आपकी हुई थी 7 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में यानी कि द्वितीय पाली में उस परीक्षा में जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में जो सभी 100 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी 100 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। ऑफिशियल जो आंसर की बताया गया था आयोग के द्वारा उस ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा का पूरा पेपर प्रश्न पत्र था, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपको आने वाला जो पेट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।